Hi dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. I hope आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे and you are enjoying the lectures also. So आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, जहां हम आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है, तो जो भी बच्चा इस टॉपिक को देखेगा, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ इसको आप थोड़ा दिमाग खोल के सुनना, समझना मैं क्या कह रहा हूँ, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर 11th एज वेल एज फॉर योर 12th. बिकॉज 12th क्लास के अंदर जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हो तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बेसिक्स जो है ना वो यही टॉपिक से बनती है, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड को. नाउ अगर आप ध्यान से अभी तक बायोमोलिक्यूल को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे या बायोमोलिक्यूल को समझ पाए होंगे, फॉर श्योर यू विल हैव फाइंड आउट कि अभी तक जितने भी बायोमोलिक्यूल्स मैंने आपको पढ़ा है ना, वो बायोमोलिक्यूल्स या तो बॉडी में कोई स्ट्रक्चर बनाने के काम आते थे या तो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के काम आते थे, है ना. नाउ ये जो मॉलिक्यूल है दैट इज न्यूक्लिक एसिड, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज मॉलिक्यूल्स इन वेज कि इट इज़ द ओनली मॉलिक्यूल इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है. जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन को, है ना, हमारी बॉडी की, हमारी सेलुलर इंफॉर्मेशन को या बॉडी इंफॉर्मेशन को या इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र कर देता है. जैसे आप अपने माँ बाप से मिलते होंगे शक्ल में, है ना, आपके माँ बाप आप अपने पेरेंट्स से मिलते होंगे शक्ल में. ठीक है, सो ये शक्ल का मिलना, इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं. और ये ट्रांसफ़र जो होता है ना कैरेक्टर्स का या इनहेरिटेंस का, ये इसी बायोमोलिक्यूल की वजह से होता है, जिस बायोमोलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड. सो दैट मीन्स आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली बात जो आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में याद रखनी है, दैट इज़ वो आप याद रखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो है इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता है हमारी बॉडी में. इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये जेनेटिक मटेरियल किन में एक्ट करता है. तो प्लीज़ याद रखें, इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल cellular and non-cellular organisms. Non-cellular, cellular and non-cellular organisms. डन. नाउ बहुत सारे बच्चों को अभी आइडिया नहीं होगा सेल्यूलर का मतलब क्या है ना, नॉन सेल्यूलर का मतलब क्या, तो मैं इधर एक बार हाईलाइट कर देता हूँ. सो दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड जो है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है ना, इनहेरिटेंस की इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है इन सेल्यूलर एंड नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. तो सेल्यूलर में प्लीज़ आप याद रखेंगे, सेल्यूलर में आएंगे दो लोग. ठीक है, इसमें आएंगे सारे के सारे यूकैरियोट्स, ऑल यूकैरियोट्स. ठीक है, और सेलुलर में आएंगे सारे के सारे प्रोकैरियोट्स. ठीक है, तो जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं एंड जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको उनके अंदर दिखेगा कि उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है. ठीक है, वही अगर आप नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखेंगे, ठीक है, तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे वायरसेस आते हैं. ठीक है, वायरसेस आते हैं, वायरॉइड्स आते हैं. ठीक है, वायरसेस एंड वायरॉइड्स. तो इन वायरसेस एंड वायरॉइड्स के अंदर भी जो न्यूक्लिक एसिड है ना, वो क्या करता है, वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है. क्लियर. दूसरी बात, नाउ इतना इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल बॉडी का, ठीक है, कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स में, ये बनता कैसे. तो बनने को तो हम फॉर श्योर डिटेल में आगे देखेंगे थोड़ी देर बाद. बट एक चीज़ यहाँ प्लीज़ आप याद रखना कि न्यूक्लिक एसिड जो है ना, ये एक्चुअली में मोनोमरिक यूनिट से बनता है, जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं. आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर में न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है. सो दैट मीन्स मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि भैया ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है. किसका? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, ये पॉलीमर होता है किनका? न्यूक्लियोटाइड्स का बेटा. क्लियर है. सो अगर ये
पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, दैट मीन्स इसमें एक न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। सो बिकॉज ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बनता है, तो क्या मैं इसको पॉली न्यूक्लियोटाइड बोल सकता हूँ? यस। तो इसको हम पॉली न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड को हम पॉली न्यूक्लियोटाइड क्यों बोलते हैं, आपसे कोई पूछे तो आंसर वेरी सिंपल, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड इज इटसेल्फ ए पॉलीमर। और किसका पॉलीमर है? इट्स अ पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक यूनिट्स, जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। सो दैट मीन्स एक न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड भी बोलेंगे। तो दैट मीन्स इट्स अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, या शॉर्ट में पॉली न्यूक्लियोटाइड याद रख सकते हैं। डन। तो डिटेल में हम न्यूक्लियोटाइड को थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो आप इस बायोमॉलिक्यूल के बारे में याद रखेंगे, जो शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था, दैट इज कि हमारी बॉडी के अंदर ये एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जो इन्फॉर्मेशनल मैक्रोमॉलिक्यूल भी कहलाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फॉर्मेशनल, इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फॉर्मेशनल मैक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है। नाउ ये इन्फॉर्मेशनल मैक्रोमॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? इन्फॉर्मेशनल मैक्रोमॉलिक्यूल का मतलब होता है एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल बेटा जो हमारी बॉडी में, या लिविंग, नॉट जो हमारी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है ना उसको स्टोर करेगा, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। ये इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बेटा स्टोर के अलावा बेटा, ठीक है, ट्रांसमिट कर सकता है, मतलब आगे मूव करा सकता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। और ये इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की मदद से इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट भी कर सकता है, ट्रांसलेट भी कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो उसको आगे भेज सकता है, और आगे भेज के वो क्या बनाना चाहता था, वो क्या करना चाहता था, उसका क्या एक्सप्रेशन आने वाला था बेटा, उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट भी करवा सकता है। सो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं? इन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल। तो ये सारी खूबियाँ जो है ना वो किस में पाई जाती है? वो न्यूक्लिक एसिड्स में पाई जाती है, ठीक है। नाउ न्यूक्लिक एसिड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम उनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो आपने भी बहुत बार फॉर श्योर कहीं ना कहीं तो न्यूक्लिक एसिड 110% सुना या पढ़ा होगा, है ना। तो आप आज के बाद याद रखेंगे कि ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ इसको। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, इनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ब्रॉडली डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो आपने फॉर श्योर इन दोनों कैटेगरीज के नाम सुने होंगे। द फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड बेटा इज कॉल्ड एज deoxyribonucleotide, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज deoxyribonucleotide, ठीक है। और शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। तो मतलब हमारी बॉडी में या बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एक न्यूक्लिक एसिड जो है, उस न्यूक्लिक एसिड का नाम क्या है? डीएनए। तो हो गया डीएनए, ठीक है। दूसरा जो हमारी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में न्यूक्लिक एसिड होता है, दैट इज कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, या शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? आरएनए बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो याद रखेंगे आप, न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो टाइप्स के होते हैं बॉडी में, डीएनए एंड आरएनए। नाउ ये जो डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, इस डीएनए का बेटा खाली एक ही काम है। वो क्या है? कि ये डीएनए हमेशा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ही कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ही कैरी करता है। दैट मीन्स इट ऑलवेज एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल, इट ऑलवेज एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। सो डीएनए का हमारी बॉडी में बस एक ही काम है, वो क्या है? कि इट विल ऑलवेज एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज it will always carry the genetic information from one generation to another generation, or from one cell to another cell. क्लियर? वहीं पे अगर आप आरएनए को देखेंगे, ठीक है, वहीं पे अगर आप आरएनए को देखेंगे, तो आरएनए जो है ना भैया, आरएनए को देखेंगे
तो आरएनए जो है भैया वो दो काम करता है, ठीक है। आरएनए हमारी बॉडी में दो काम करता है, या बायोलॉजिकल वर्ल्ड में आरएनए दो काम करता है। डीएनए खाली एक ही काम करता है, दैट इज वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम करता है, लेकिन आरएनए दो काम करता है। काम नंबर 1 कि ये जेनेटिक काम कर सकता है, ठीक है, जेनेटिक काम कर सकता है। जेनेटिक काम का मतलब हुआ ये जेनेटिक मटेरियल का काम कर सकता है। तो ऐसे आरएनए को हम बोलते हैं जेनेटिक आरएनए। तो जेनेटिक आरएनए का मतलब क्या हुआ, दैट आरएनए विच इज एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम ऑर्गेनिजम्स। तो अभी तक अगर आपने कभी ज़िंदगी में सुना था खाली डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो आज के बाद एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग से निकालेंगे, डीएनए मैक्सिमम में होता है, बट कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में आरएनए भी एज जेनेटिक मटेरियल काम करता है, ठीक है। तो ऐसे आरएनए को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक आरएनए। और वहीं पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता, वो कुछ और करता है, इट परफॉर्म सम अदर फंक्शंस। तो इस आरएनए को हम बोलते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। So this RNA is called as non-genetic RNA. So that means RNA के दो टाइप्स है, डीएनए का कोई टाइप था नहीं ऐसे, है ना। डीएनए जैसा भी होगा, शेप स्ट्रक्चर के बेस पर डीएनए अलग अलग हो सकता है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, वो अलग चीज़ है, बट फंक्शन के बेस पर डीएनए हमेशा जेनेटिक मटेरियल ही काम करेगा, इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगा। बट आरएनए जेनेटिक मटेरियल का भी काम करता है और नॉन जेनेटिक काम भी करता है, मतलब ये कुछ ऐसे काम भी करेगा जैसे ये एंजाइम का काम करेगा इन द फॉर्म ऑफ राइबोजाइम, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। ये अमीनो एसिड की लोडिंग करवाएगा इन द फॉर्म ऑफ टीआरएनए। तो मतलब ये अलग अलग काम कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि आरएनए हमेशा जेनेटिक मटेरियल हो बेटा, ठीक है। सो दैट आरएनए विच एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड ए जेनेटिक आरएनए। तो जैसे आपने इधर देखा है ना, and that RNA which does not act as a genetic material but performs some other functions beta, that is called as non-genetic RNA. Clear? Now ये जो जेनेटिक RNA होता है, ठीक है ना, ये जेनेटिक RNA जो होता है ये किस किस में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इफ़ यू कैन रिमेंबर द एग्जाम्पल तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी आप लोगों के लिए। सो ये जेनेटिक RNA जो है ये वायरॉइड के लिए एंड RNA वायरसेस के लिए। वायरॉइड, तो वायरॉइड्स आपको सर पढ़ाएंगे बॉटनी में जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। तो वायरॉइड्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए होता है, और आरएनए वायरसेस जो होते हैं, आरएनए वायरसेस, ठीक है। तो आरएनए वायरसेस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। वही अगर आप डीएनए देखेंगे, है ना, डीएनए किन में जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए दुनिया के सारे यूकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, सारे प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल है, प्लस इसके अलावा डीएनए वायरसेस भी होते हैं, डीएनए वायरसेस। सो दैट मीन्स डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ यूकैरियोट्स, इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स, और कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल काम करता है, ठीक है। तो ये डीएनए के एग्जांपल्स हो गए, डन। और आरएनए में आप यहाँ याद रखा वायरॉइड एंड आरएनए वायरस। अब आते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए पे। ना नॉन जेनेटिक आरएनए आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाता है। जब आप क्लास 12 में आएंगे तो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी बॉटनी में, या मैं आपको पढ़ाऊंगा 12th में बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में एक टॉपिक हमारा आता है इंटरफ्रेंस, आरएनए इंटरफ्रेंस। तो वहाँ पे ये सारे नाम आ जाते हैं, तो इसलिए आप याद रखना है नॉन जेनेटिक में कौन कौन सा आता है, ठीक है। तो नॉन जेनेटिक आरएनए जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। नॉन जेनेटिक आरएनए जो है ये दो टाइप्स के होते हैं गोबर। तो नॉन जेनेटिक आरएनए आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक को हम नाम देते हैं कोडिंग नॉन जेनेटिक आरएनए। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कोडिंग, या इसको नीचे लिख देता हूं मैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कोडिंग नॉन जेनेटिक आरएनए। कोडिंग नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है। तो इस कोडिंग नॉन जेनेटिक आरएनए का एग्जाम्पल जो है वो आपने बचपन से सुना है बहुत बार। इसका एग्जाम्पल आएगा एमआरएनए। एमआरएनए, तो एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। एम का मतलब मैसेंजर है, ठीक है। तो याद रखेंगे एमआरएनए एक कोडिंग
नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग, नॉन जेनेटिक, नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है, नॉन कोडिंग नॉन जेनेटिक आरएनए। डन। तो इसमें एग्जांपल्स आती है कुछ जो आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं प्लीज। तो जैसे इसमें आएगा आपका टीआरएनए, ठीक है। जैसे इसमें आएगा फॉर एग्जांपल आपका जो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th के अंदर mRNA, तो ये मैं आरएनए इंटरफ्रेंस के अंदर आपको पढ़ाऊंगा mRNA, ठीक है। जैसे मैं इधर आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th में siRNA, ठीक है। जैसे इसमें आता है, ये तो आपने सुना ही होगा, राइबोसोमल rRNA, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स किसकी है? दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ नॉन कोडिंग नॉन जेनेटिक आरएनए। क्लियर हुआ? तो ये हमने न्यूक्लिक एसिड का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया कि भैया न्यूक्लिक एसिड चीज़ क्या है। नाउ आगे चलते हैं। नाउ न्यूक्लिक एसिड जो है, इसमें आपने क्या देखा, चाहे न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए है या चाहे न्यूक्लिक एसिड आपका आरएनए है, ठीक है। तो आपने अभी भी देखा कि न्यूक्लिक एसिड एक मोनोमर से बनता है, जिस मोनोमर को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो अगर हमें न्यूक्लिक एसिड को प्रॉपर तरीके से समझना है, सो इट इज़ वेरी क्लियर कि बेटा उसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमें न्यूक्लियोटाइड मोनोमर को समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये कैसे बनता है, डैश एंड डैश, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो हेडिंग हम यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ हम हेडिंग लिख देते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये है हमारा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में सबसे पहली चीज़ जो हर बच्चे के दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए बेटा, वो ये है कि आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड जो है, इट इज़ अ मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो पहला लाइन जो आप न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में याद रखेंगे, दैट इज़ यू विल रिमेंबर इट कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है, दे आर मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ये 3 यूनिट्स के बने होते हैं, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो जब भी आप ज़िंदगी में न्यूक्लियोटाइड बनाना चाहो, तो बनाने से पहले बेटा आपके हाथ में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। आपके हाथ में ये 3 रॉ मटेरियल होने चाहिए, ये 3 बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये आपके पास है तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, अगर ये आपके पास नहीं है या इनमें से कोई एक मिसिंग है, तो आप कभी भी न्यूक्लियोटाइड नहीं बना सकते। सो पहला हमें चाहिए बेटा एक पेंटोस शुगर, हमें चाहिए एक पेंटोस शुगर। और ये मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी बेटा, ये पेंटोस शुगर क्या होता है। मोनोसेकेराइड मैंने जब पढ़ाया था, तो मैंने मोनोसेकेराइड के अंदर आपको एक शुगर पढ़ाया था, 5 कार्बन शुगर। मैंने बोला था ये डीएनए बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, सो दैट वाज कॉल्ड एज राइबोस। याद आ रहा है? सो यहाँ पे एक्चुअली में पेंटोस शुगर का मतलब क्या है? पेंटोस शुगर का मतलब यहाँ पे राइबोस है, ठीक है। तो पेंटोस शुगर का मतलब यहाँ पे क्या है? राइबोस। बिकॉज पेंटोस शुगर का नाम ही क्या था बेटा? राइबोस था। पेंटोस शुगर राइबोस, तो आपको राइबोस शुगर चाहिए, ठीक है। या अभी के लिए आप याद रख लो पेंटोस शुगर चाहिए, फिर इसके 2 फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर में उस पर आता हूँ मैं। दूसरा बेटा आपको इसके अलावा चाहिए नाइट्रोजनस बेस, जो आज तक आपने नहीं सुनी है, आज पहली बार सुन रहे हो, तो डिटेल में इसको पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो आपको चाहिए नाइट्रोजनस बेस,
तो न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो क्या चाहिए, नाइट्रोजनस बेस। और तीसरी चीज़ बेटा न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जो आपको चाहिए दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिक एसिड, जो आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था लिपिड्स के अंदर भी, है ना, फॉस्फोरिक एसिड। तो आपको क्या चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड को मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखते हैं H3PO4 नेगेटिव। तो आपको चाहिए भैया फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? सो अगर मैं इसको एकदम नॉर्मल आई वुड से काइंड ऑफ ले लैंग्वेज में लिख दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, सुनना ध्यान से। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो जब भी ये तीन चीज़ें मिलेंगी आपस में, ठीक है, तो जब भी ये तीन चीज़ें मिलेंगी आपस में तो इन तीनों की कॉम्बिनेशन को बेटा हम बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, इन तीनों की कॉम्बिनेशन को हम बायोलॉजी में न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो इन शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? ना अब हम एक एक करके इनको एक बार पढ़ लेते हैं कि पेंटोस क्या होता है, नाइट्रोजनस क्या होता है और फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले पेंटोस शुगर की मैं बात करता हूँ। ठीक है, सब लोग नजर रखिए प्लीज ध्यान से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, पेंटोस शुगर को। तो यहाँ डिस्कशन चलेगा पेंटोस शुगर का। तो अगर आप इसका नाम ध्यान से देखेंगे ना, पेंट ओस, ठीक है, तो पेंट का मतलब क्या होता है मैंने समझाया था आपको कार्बोहाइड्रेट में। वन को बोलते हैं मोनो, फिर डाई, फिर ट्राई, फिर टेट्रा, फिर पेंटा। ठीक है, 1 2 3 4 5, सो दैट मीन्स इट्स अ 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। ठीक है, और ये पेंटोस जो होता है ना बेटा, ये एक एल्डोस शुगर होता है। पेंटोस कैसा शुगर होता है, एल्डोस शुगर होता है, एल्डोस। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, एल्डो पेंटोस, एल्डिहाइड कंटेनिंग 5 कार्बन शुगर। ठीक है, और अगर मैं इसकी फॉर्मूला आपको बोलूं लिख दो कि इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दीजिए, तो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में बोला था जनरल फॉर्मूला ऑफ द मोनोसैकेराइड्स इज CnH2nOn, याद है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जब आप इसकी जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो वो आएगी ऐसे बेटा, C5H10O5, ये आएगी इसकी जनरल फॉर्मूला C5H10O5। ठीक है, तो इस 5 कार्बन वाले शुगर को ही हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पेंटोस शुगर। डन। नाउ ये पेंटोस शुगर जो है बेटा, अगर मैं इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर अभी बनाऊं, ठीक है, या इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाऊं। अच्छा, और एक बात, पेंटोस हम इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स अ 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, है ना। लेकिन इस पेंटोस शुगर का जो एक्चुअल नाम है, ठीक है ना, एक्चुअल, जैसे 6 कार्बन शुगर को हम ग्लूकोज बोल सकते हैं या गलेक्टोज भी बोल सकते हैं, बट है तो दोनों में 6 कार्बन। वैसे ही 5 कार्बन शुगर जो है जिसे हम न्यूक्लिक एसिड में यूज करते हैं बेटा, सो इसको हम पेंटोस तो नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे बोलते हैं, बट एक्चुअल नाम इसका क्या है, राइबोस। इसको हम राइबोस शुगर बोलते हैं। यानी पेंटोस शुगर जो न्यूक्लिक एसिड में यूज होगा, वो पेंटोस शुगर कौन सा पेंटोस है, सारे पेंटोस है कि खाली एक स्पेसिफिक पेंटोस है। सो वन स्पेसिफिक पेंटोस शुगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और इस स्पेसिफिक पेंटोस को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज राइबोस, दिस इज कॉल्ड एज राइबोस। ये क्लियर है? नाउ ये राइबोस शुगर जो है ना, ये और एक फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन सबसे पहले वो फॉर्म कौन सी है वो तो हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये राइबोस वाली फॉर्म देखते हैं कि ये कैसी होती है। सो अगर मैं राइबोस फॉर्म को लीनियर में बना दूँ,
ऑल्दो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा भी दिया है, बट थोड़ा दोबारा फिर से बताता हूँ। तो इसकी लीनियर चेन ऐसी बनेगी ना, CHO CHOH 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 एंड CH2OH, ये इसकी लीनियर फॉर्म बन गई। तो ये राइबोस का लीनियर फॉर्म बेटा है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऊपर है और इसका लीनियर फॉर्म है। लेकिन जब आप इसी राइबोस की बेटा रिंग बनाएंगे ना, जब आप सेम राइबोस की रिंग बनाएंगे, तो इसकी रिंग जो बनेगी बेटा, जो मैंने ऑलरेडी बना के भी दिखाई है आपको क्लास में, तो वो रिंग जो है ना ऊपर, वो कुछ ऐसा बनेगा। चलो रेड कलर से बना देता हूँ। तो इसके रिंग 4 कार्बन वाली रिंग होगी। और मैक्सिमम टीचर जो है इधर गलतियाँ करते हैं, मैक्सिमम बच्चे भी इधर गलतियाँ करते हैं, तो प्लीज़ इसकी रिंग को अच्छे से समझना आपको। तो इसका रिंग जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। ज़्यादा छोटा कर दिया। तो इसका रिंग जो है ऐसा बनेगा, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पे होगा ऑक्सीजन एटम, और ये मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कि ये रिंग कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो इधर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ये हमारी रिंग है, ये इसका कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है। तो रिंग के अंदर 4 कार्बन है, ठीक है। तो अगर आप इस रिंग को ध्यान से देखेंगे, तो इस रिंग में कार्बन नंबर 1 पे ऐसे, तो ये कार्बन नंबर 1 है इसका। तो इधर होता है बेटा OH एंड H, OH एंड H। फिर सेकंड कार्बन है, तो सेकंड कार्बन में राइबोस के ऊपर होगा इधर सेकंड कार्बन पे H एंड OH। थर्ड कार्बन पे भी होगा बेटा H एंड OH, ठीक है। और फोर्थ कार्बन पे होगा, ऑलरेडी दिखा चुका हूँ ये रिंग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो फोर्थ कार्बन पे होगा H और बाहर होगा फिफ्थ कार्बन बेटा इन द फॉर्म ऑफ CH2OH। तो ये हमारी क्या है बेटा, दिस इज राइबोस रिंग, ठीक है। अब ज़रा नज़र रखो ध्यान से, इस राइबोस को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, नज़र रखिए ध्यान से प्लीज़। सो इसका ये OH ग्रुप ऊपर, तो ये बीटा हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बीटा राइबो फिरेनोस, बिकॉज 4 कार्बन की रिंग है, तो 4 कार्बन की रिंग फिरेनोस रिंग होती है। बीटा इसलिए बिकॉज OH ग्रुप ऊपर साइड में है। तो राइबोस का और एक नाम क्या आएगा, राइबो शुगर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बीटा राइबोफिरेनोस। तो ये हो गया हमारा राइबोस, ठीक है। नाउ राइबोस और एक फॉर्म में भी मिलता है, जो मैंने आपको अगेन क्लास में पहले ही बता के रखा हुआ है, ठीक है। सो इस सेकेंड फॉर्म ऑफ राइबोस को, ठीक है, जो अगेन हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ही मिलता है, इसे हम नाम देते हैं डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। सो दिस सेकेंड फॉर्म ऑफ राइबोस इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोस। को इधर लिख देते पहले। तो इस सेकेंड फॉर्म ऑफ राइबोस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोस। Now, what is difference between राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर? डिफरेंस बस इनके स्ट्रक्चर में है बेटा, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो डीऑक्सीराइबोस में भी सेम ही स्ट्रक्चर आएगा, जो हमने अभी बनाया ना स्ट्रक्चर, सेम ही स्ट्रक्चर आएगा। बस एक फ़र्क होगा जो आपको एग्जाम के लिए प्लीज़ याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इधर भी फॉर्मूला C5H10O5 होगा, ठीक है। बट कुछ बदलाव की वजह से, कुछ चेंज की वजह से, जिस बदलाव एंड, चलो मैं इधर लिख भी देता हूँ, जिस बदलाव एंड जिस चेंज को हम नाम देते हैं डीऑक्सीजनेशन। सो दिस बदलाव एंड दिस चेंज इज कॉल्ड एज डीऑक्सीजनेशन, ठीक है। इसका एक ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो बिकॉज इसका एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगी C5H10O5। इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगी C5H10O5 थी ना, अब ये रहेगी O4।
बिकॉज इसका एक ऑक्सीजन कम हो चुका है, उसकी डीऑक्सीनेशन हुई है, तो इसका एक ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए फॉर्मूला C5H10O4 हो गई। लेकिन ओरिजिनल फॉर्मूला क्या थी? C5H10O5। सो दैट मीन्स इसमें ऑक्सीजन एक कम हुआ है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन कहाँ कम हुआ है ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो नज़र रखिए प्लीज़ ध्यान से। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बना दूँ इधर, तो ये भी सेम ही स्ट्रक्चर होगा, कोई खास अंतर नहीं होगा, इधर सेम है ना। लेकिन इधर एक बदलाव आएगा बेटा जो आपको याद रखना है, दैट इज़ कि ये जो आपको सेकंड कार्बन दिख रहा है, ठीक है, इस कार्बन पे आपको खाली H दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे इधर सेकंड कार्बन पे OH है, लेकिन इधर सेकंड कार्बन में खाली H होगा। तो इसका O कहाँ गया बेटा? इसका O बेटा गायब हो गया, उसकी डीऑक्सीनेशन हो गई। तो इस पर्टिकुलर राइबोस को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोस। क्लियर? नाउ लास्ट बात आप याद रखेंगे प्लीज कि राइबोस जो होता है, प्लीज याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। राइबोस शुगर जो होता है ना गोबर, ये राइबोस शुगर, ये राइबोस शुगर जो है, ये राइबोस शुगर पाया जाता है आरएनए के अंदर। तो राइबोस शुगर कहाँ मिलता है? आरएनए में मिलता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं। तो ये जो डीऑक्सीराइबोस शुगर आपको दिख रहा है, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, ये आपको मिलता है डीएनए में। तो इसी वजह से डीएनए को हम डीऑक्सी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज डीएनए के अंदर जो शुगर है उसका ऑक्सीजन एटम क्या हो चुका है बेटा? गायब हो चुका है। क्लियर? दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, डीऑक्सीराइबोस में किस प्राइम कार्बन पे ओ गायब हो जाता है? तो 2 प्राइम। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। तो सेकंड कार्बन पे ओ क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो ये आपने समझा कि डीएनए के अंदर शुगर कैसा होता है। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अभी आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं नाइट्रोजनस बेसिस को। फॉस्फोरिक एसिड तो आप ऑलरेडी समझ ही चुके हो क्या होता है। तो अब एक बार नाइट्रोजनस बेसिस पर नजर डालते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या होती है। ठीक है, तो शुगर आई होप इज कंप्लीटेड। तो नेक्स्ट चलते हैं अभी किस पे? नाइट्रोजनस बेसिस पे। ठीक है, तो इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ बिकॉज ये मेन स्ट्रक्चर है। तो ये आपका हो गया इस टॉपिक का मेन स्ट्रक्चर जो आप याद रखेंगे आगे के लिए, और ये हो गया दूसरा मेन स्ट्रक्चर। ठीक है, होगा दूसरा मेन स्ट्रक्चर। चलिए, और याद रखेंगे दिस इज प्रेजेंट इन द डीएनए एंड दिस इज प्रेजेंट इन द आरएनए। चलिए, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेसिस को। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस। नाउ नाइट्रोजनस बेसिस क्या होती है बेटा? ठीक है, सबसे पहले याद रखेंगे ये एक यूनिट है जिसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड बनेगा। सबसे पहले तो ये याद रखना। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस जो दे आर यूनिट्स जिनकी वजह से आगे जाके क्या बनता है बेटा? हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्लियर है? नाउ नाइट्रोजन बेसिस जो है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब न्यूक्लिक एसिड बनेगा तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर फिर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के हमें कौन देता है बेटा? यही नाइट्रोजन बेसिस बना के देती है। ठीक है, सो नाइट्रोजन बेसिस के बारे में आपको सबसे पहले याद रखना है, दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग, दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, शॉर्ट में ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई देगा? नाइट्रोजन दिखाई देगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नाइट्रोजनस बेसिस बेटा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये आप इनके बारे में याद रखेंगे। दूसरी बात जो नाइट्रोजन बेसिस के बारे में आप याद रखेंगे कि नाइट्रोजन बेसिस जो होती है ना, ये हेटेरोसाइक्लिक ये होता है हेटेरोसाइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स।
हेट्रोसाइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब ये हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, नजर रखिए ध्यान से। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिंग बना हुआ है ये वाला, ठीक है, और इस रिंग के अंदर हर जगह कार्बन है, कार्बन 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 एंड कार्बन। ठीक है, तो ऐसी रिंग्स को बेटा हम नाम देते हैं होमोसाइक्लिक रिंग्स, ठीक है। इनमें एक ही टाइप ऑफ मेंबर है रिंग में, होमोसाइक्लिक। ठीक है, अब मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यही रिंग है बेटा जो हमने अभी भी बनाई थी, द सेम रिंग हेयर, द सेम रिंग हेयर, है ना। और इस रिंग में बेटा कार्बन के अलावा इधर नाइट्रोजन है और इधर नाइट्रोजन है, तो अब इसमें एक से ज़्यादा टाइप ऑफ मेंबर आ गए ना रिंग में बेटा। सो ऐसी रिंग्स को हम नाम देते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, हेट्रोसाइक्लिक। तो हमारी डीएनए के अंदर जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस होती है बेटा, वो होमोसाइक्लिक होती है कि हेट्रोसाइक्लिक होती है। तो आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि ये नेचर में हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है, जब मैं इंशाल्लाह आगे थोड़ी देर में आपको और आई वुड से डिटेल में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, तो यू विल फाइंड इट बाय योर सेल्फ कि आपको दिखेगा कि नाइट्रोजन बेसिस के अंदर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन बेसिस का, वहाँ पे आपको रिंग के अंदर फॉर श्योर 110% गोबर क्या दिखाई देगा आपको, वहाँ पे नाइट्रोजन भी दिखाई देगा और आपको वहाँ पे कार्बन भी दिखाई देता है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन बेटा हम इनको क्या नाम देते हैं, वी कॉल देम एज हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स। ये क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। नाउ ये नाइट्रोजन बेसिस जो है ये हमारी न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर दो टाइप्स की होती है। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस जो है ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स में दो टाइप्स की होती है। एक को हम नाम देते हैं प्यूरिन, आपने सुना होगा फॉर श्योर प्यूरिन के नाम बहुत बार, और एक को हम नाम देते हैं पैरामिडीन। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही याद रखेंगे, नाइट्रोजन बेसिस जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स में दो टाइप्स की होती है, प्यूरीन्स एंड पैरामिडीन्स। ठीक है, तो एक बार मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, प्यूरिन कैसा होता है एंड पैरामिडीन कैसा होता है। ठीक है, तो राइबोस के बाद अभी हम नाइट्रोजन बेसिस पे आ रहे हैं। अब हम नाइट्रोजन बेसिस को आपको दिखा देते हैं एक बार, तो नज़र रखिए ध्यान से। तो नाइट्रोजन बेसिस और अब टू टाइप्स हाईलाइट कर देता हूँ मैं इधर। तो ये न्यूक्लिक एसिड्स में दो टाइप्स की होती है, ठीक है। तो एक को हम नाम देते प्यूरिन, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस। और एक को हम नाम देते हैं पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो एक को हम नाम देते हैं पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजन बेसिस जो है वो दो टाइप्स की है, एक है प्यूरिन और एक है पैरामिडीन। डन। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि नाइट्रोजन बेसिस क्या क्या होती है, तो प्यूरिन एंड पैरामिडीन नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्यूरिन नाइट्रोजन बेस और ये हो गया पैरामिडीन नाइट्रोजनस बेस। क्लियर। नाउ यहाँ पे मैं दोनों के पिक्चर्स ड्रॉ कर देता हूँ, तो आप एक बार बस पिक्चर देख के बताना कि आपको इनमें क्या क्या डिफरेंसेस लग रही है, क्या क्या आई वुड से खास बात इनमें आपको दिख रही है बेटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर मैं पहला पिक्चर बना देता हूँ, ऐड कर देता हूँ मैं इधर पिक्चर, तो इसी के नीचे ही पिक्चर ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पिक्चर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये ऐसे,
तो ये हमारी पिक्चर नंबर 1 है। इसमें मैं कुछ बदलाव कर देता हूँ अभी, जैसे फॉर एग्जांपल तो इधर बदलाव हमने क्या करा, यहाँ होगा कार्बन एटम, इधर है कार्बन एटम, यहाँ पे है अगेन कार्बन एटम, इधर भी है कार्बन एटम और इधर भी है कार्बन एटम। ठीक है, और जहाँ जहाँ मैंने जगह खाली छोड़ी है, इन खाली जगहों पे आपको मिलेगा नाइट्रोजन, इधर भी मिलेगा नाइट्रोजन और इधर भी मिलेगा नाइट्रोजन। तो ये हमारी रिंग नंबर 1 है। ठीक है, और अब मैं इधर रिंग नंबर 2 को बना देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो ये हमारी रिंग 1 है। ठीक है, सो अब मैं इधर रिंग 2 को ड्रॉ कर देता हूँ। सो दिस इज आवर रिंग 2 हेयर। दिस इज आवर रिंग 2। ठीक है, और इस रिंग में भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ कार्बन है, इधर कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और इधर आपको दिख रहा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। चलिए, अब आप इन दोनों अब आप इन दोनों को दोनों रिंग्स को एक बार देखिए। ठीक है, और देख के मुझे बताओ कि आपको इन दोनों रिंग्स में क्या फ़र्क लग रहा है, जल्दी जल्दी। बाद में मैं नाम बताऊंगा किस रिंग का क्या नाम है। ठीक है, तो जैसे अगर आप अच्छे दिमाग से देख पा रहे हैं, ठीक है, फॉर श्योर अगर आप इस वाली रिंग को अच्छे से देख पा रहे हैं, तो इस रिंग को देख के आपने ये चीज़ तो फॉर श्योर सबसे पहले नोटिस करी होगी कि ये 2 रिंग्स का बना हुआ है। ठीक है ना, तो क्या मैं इस वाले स्ट्रक्चर को बाईसाइक्लिक या डाईसाइक्लिक बोल सकता हूँ? तो ये एक डाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, सो ये मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, ये एक डाईसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस है। सो इट्स अ डाईसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस। डन। वहीं पे अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख पा रहे हैं, तो ये वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये 2 रिंग्स का तो नहीं बना है ना, एक ही रिंग का बना है। तो मैं बोलूँगा कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये मोनोसाइक्लिक है। सो इट इज़ अ, कलर में अलग यूज़ करता हूँ। सो इट्स अ मोनोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस। मोनोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस। तो ये पहला डिफरेंस है दोनों में। दूसरा डिफरेंस फॉर श्योर अगर आपने अच्छे से देखा है तो आपने नोट्स करा होगा कि ये वाला जो रिंग है हमारा, ये वाला रिंग जो हमारा है, तो आपने नोट्स करा होगा कि अगर आप इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स को काउंट करेंगे तो वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ मैं कार्बन लिखना भूल गया हूँ, सॉरी नाइट्रोजन बनाना भूल गया, तो इधर आप नाइट्रोजन ऐड कर देना, तो नाइट्रोजन इधर। ठीक है, तो यहाँ 9 मेंबर्स है बेटा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है या ये वाला नाइट्रोजन जो बेस जो है, इट्स अ 9 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, ये 9 मेंबर्ड रिंग है। देखिए वहीं पे अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को काउंट करेंगे तो यू विल नोटिस
तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये मेंबर का बना हुआ 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर्स का बना हुआ है। सो इट्स अ 6 मेंबर्ड रिंग। तो ये है 6 मेंबर्ड, ये 6 मेंबर्ड रिंग। सो मतलब ये रिंग जो है ये 9 मेंबर्ड है और ये रिंग जो है ये 6 मेंबर्ड है। ये क्लियर है? नेक्स्ट चीज जो आपने ऑब्जर्व करी होगी विच इज यूनिक टू दीज स्ट्रक्चर्स इज, इसको भी हम नीचे लाते हैं। आपने नेक्स्ट चीज ऑब्जर्व करी होगी कि इस रिंग के अंदर अगर आप नाइट्रोजन्स को देखेंगे तो नाइट्रोजन किस किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो वो समझने के लिए सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि इनकी नंबरिंग कैसे करते हैं। सो ये डबल रिंग्स जो है ना, प्लीज आप आज के बाद याद रखेंगे, इनकी नंबरिंग हम बेटा इस नाइट्रोजन से शुरू करते हैं। तो इस नाइट्रोजन को हम देते हैं नंबर 1, तो ये नंबर 1 हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद आप इस रिंग में जाओगे बेटा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और फिर इधर आओगे बेटा क्लॉकवाइज ऐसे। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब आपने नाइट्रोजन को नंबर 1 दिया, उसके बाद ये आएगा नंबर 2, ये आएगा नंबर 3, ये आएगा नंबर 4, ये आएगा नंबर 5, ये आएगा नंबर 6, ये आएगा नंबर 7, ये आएगा नंबर 8 और ये आएगा नंबर 9, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से आप देखेंगे ना, तो इस रिंग के अंदर आपने नाइट्रोजन किस किस पोजीशन पे देखा। तो फर्स्ट पोजीशन पे देखा, थर्ड पोजीशन पे देखा, 7th पोजीशन पे देखा एंड 9th पोजीशन पे देखा। तो दैट इसमें टोटल 4 नाइट्रोजन है एट 1 3 7 9 पोजीशन, ठीक है। और वही अगर आप इस वाली रिंग को ध्यान से देखेंगे, वही अगर आप इस वाले रिंग को ध्यान से देखेंगे तो इसकी नंबरिंग जो है ना वो हम क्लॉकवाइज करते हैं। सो मतलब इसकी नंबरिंग ऐसे हो जाएगी, इधर से इधर वाली डायरेक्शन में होगी। ये क्लियर है ना? सो मतलब आप क्लॉकवाइज जाओगे और फर्स्ट नंबर जो है ना वो आप नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो है वो आप कहाँ से शुरू करेंगे? नीचे से शुरू करेंगे। तो नंबरिंग कुछ ऐसे हो जाएगी। सो इट्स गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। सो दैट मीन्स इसके अंदर आपको नाइट्रोजन जो है वो किस किस पोजीशन पे दिखाई दे रहा है? 1 एंड 3 पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 1 2 3, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी, ऐसे जाना है हमें ऊपर से ही, है ना। सो ये आएगा 1, ये आएगा एक मिनट। सो अगर हम नाम दे देंगे इसको 1 3, वन टू थ्री 4, हाँ ठीक है। तो नंबरिंग आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा नंबर 1, ये आएगा नंबर 2, ये आएगा नंबर 3, ये आएगा नंबर 4, ये आएगा नंबर 5 और ये आएगा नंबर 6। क्लियर है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाली रिंग में कितने नाइट्रोजन है? इस वाली रिंग में 2 नाइट्रोजन है ना। किस किस पोजीशन पे? 1 एंड 3 पे। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट एट 1, 3 पोजीशन। डन, 1 एंड 3 पोजीशन, ठीक है। नाउ नजर रखिए प्लीज ध्यान से। सो वो नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। अब मैं पूरा अब से कंप्लीट कर रहा हूँ। सो वो नाइट्रोजन बेसिस जो डाइसाइक्लिक होती है, वो नाइट्रोजन बेसिस जो 9 मेंबर्ड होती है, वो नाइट्रोजन बेसिस जिनमें नाइट्रोजन 1 3 एंड 7 9 पोजीशन पे पाया जाता है, ऐसी पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेसिस को हम बोलते हैं गोबर प्यूरिन्स। बेटा क्या बोलते हैं? प्यूरिन्स। तो ये प्यूरिन हो गया। सो आज के बाद आपसे कोई पूछे प्यूरिन क्या है, तो आप बोलेंगे प्यूरिन एक नाइट्रोजनस बेस है जो 9 मेंबर्ड होती है, जिसमें 4 नाइट्रोजन्स होते हैं और जो डाइसाइक्लिक होती है, ठीक है। और वो नाइट्रोजन बेसिस बेटा जो मोनोसाइक्लिक है, ठीक है, एक ही रिंग के बने हुए हैं, 6 मेंबर्स है रिंग में और 2 नाइट्रोजन्स है,
ऐसी पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस को हम क्या बोलते हैं, पैरामिडीन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप प्यूरीन एंड पैरामिडीन सबको क्लियर हो गया। तो प्यूरीन क्या होती है, दो रिंग्स के बने हुए स्ट्रक्चर्स, मतलब बाई रिंग डाइसाइक्लिक होती है, 9 मेंबर्स होते हैं, 1379 पोजीशन है ना ऑफ नाइट्रोजन। एंड पैरामिडीन्स क्या होता है, सिंगल रिंग होता है, 6 मेंबर रिंग होती है, और नाइट्रोजन का पोजीशन 1 और 3 होता है। शॉर्ट में खाली 2 ही नाइट्रोजन होते हैं। ये क्लियर है। अब इस पूरी चीज़ को मैं कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, सो दैट हम कंटिन्यूशन बना सकें, बिकॉज नेक्स्ट पेज में हम इसी चीज़ को दोबारा विथ एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं। ये नज़र रखे ध्यान से। तो ये हमने समझ लिया, इसको बीच में लाता हूँ मैं अभी, है ना। अब हमने ये तो समझ लिया कि प्यूरीन का मतलब क्या होता है और पैरामिडीन का मतलब क्या होता है ना। अब बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हमारे पास अभी तक, है ना, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हमारे पास अभी तक 2 प्यूरीन्स अवेलेबल है बेटा। ठीक है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हमारे पास अभी तक 2 प्यूरीन्स अवेलेबल है। ठीक है, तो 2 प्यूरीन्स हमारे पास अवेलेबल है। दो प्यूरिन अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बना देता हूँ पहले। तो हमारा प्यूरिन नंबर 1 जो है ना, वो ये वाला है। ये नज़र रखिए ध्यान से। सो ये हो गया हमारा प्यूरिन 1। थोड़ा चेंज में करूँगा इसको थोड़ी देर बाद, पहले मैं स्ट्रक्चर ऐड कर देता हूँ। और ये है हमारा प्यूरिन 2, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा प्यूरिन का, है ना। तो ये अपना हो गया, तो ये फालतू की चीज़ें हटा देते हैं इधर से। तो ये प्यूरिन 1 है और ये प्यूरिन 2 है। नाउ इस प्यूरिन 1 के अंदर हमको मिलता है बेटा इस पोजीशन पे ये मैंने बॉन्ड ऐड कर दिया इधर। ठीक है, NH2 ग्रुप, NH2। ठीक है, और इस पर्टिकुलर प्यूरिन के अंदर हमें इधर मिलता है C डबल बॉन्ड O, और इधर मिलता है NH2। तो ये हमारे 2 प्यूरिन्स हो गए और ये इनका स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चर को प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना, बिकॉज स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 2 प्यूरिन हो गए। नाउ ये जो प्यूरिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये हमारे 2 प्यूरिन्स हो गए। ये जो प्यूरिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट वन, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नजर रखना प्लीज ध्यान से, नॉमेनक्लेचर आएगा। ये 6th पोजीशन है हमारी, छठी पोजीशन पे NH2 ग्रुप है। NH2 को हम बेटा एमाइनो बोलते हैं। एमाइनो है ना, NH2 का मतलब क्या होता है, एमाइनो ग्रुप, एमाइनो। ठीक है, तो पूरा ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, दिस होल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द प्यूरिन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6 अमाइनो प्यूरिन, बिकॉज 6th पोजीशन पे NH2 ग्रुप है, ओवरऑल ये अमाइनो है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6 अमाइनो प्यूरिन। तो शॉर्ट में आपको याद रखना है कि हमारी फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस, ठीक है ना, दैट इज 6 अमाइनो प्यूरिन जो है ना, ये एक्चुअली में होता है क्या, एडेनिन। तो बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या होता है, एडेनिन। तो आज के बाद कोई भी पूछे एडेनिन क्या है, तो एडेनिन को याद करते समय आपको 2-3 बातें याद आनी चाहिए। पहली बात, एडेनिन एक प्यूरिन है बेटा। ठीक है, पहली बात याद आनी चाहिए, एडेनिन एक प्यूरिन है। तो अगर ये प्यूरिन है तो बेटा ये कैसा होगा, ये डाइसाइक्लिक होगा, इसमें 2 रिंग्स होगी। खास बात इसमें क्या है बेटा कि इसकी 6th पोजीशन पे क्या पाया जाता है, NH2 ग्रुप पाया जाता है। तो ये खत्म हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अगर आप इस वाली रिंग को ध्यान से देखोगे, जो और एक रिंग आपको दिखाई दे रही है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नजर रखिए प्लीज ध्यान से। सेकंड पोजीशन ये है हमारा कार्बन 2, ये N1, फिर ये C2। तो कार्बन 2 पे अगेन NH2 ग्रुप है, तो NH का मतलब अगेन एमाइनो हो गया। ठीक है, एमाइनो हो गया। C डबल बॉन्ड O को हम नॉमेनक्लेचर में ऑक्सो बोलते हैं, OXO, ऑक्सो। ठीक है, सो अगर मैं इसको पूरा नाम दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 एमाइनो, बिकॉज नॉमेनक्लेचर में पहले A आएगा, बाद में O आएगा।
तो हम नॉमेनक्लेचर में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। सो अमाइनो वर्ड इधर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 अमाइनो 6 ऑक्सो। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है बेटा, प्यूरिन। तो नाम क्या बनेंगे बेटा, इधर लिख देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। ठीक है, 6 ऑक्सो प्यूरिन। और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज ग्वानिन। तो इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ग्वानिन बोलते हैं। डन। तो ये हो गया आपके 2 प्यूरिन्स। इसके अलावा कोई प्यूरिन है नहीं, तो ये आपके 2 प्यूरिन हो गए जिनको आप याद रखोगे और जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी आप याद रखोगे। तो ग्वानिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन और एडेनिन का है 6 अमाइनो प्यूरिन। ठीक है, तो अगर आपको ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर याद रहता है और प्लस आपको पता है कि नंबरिंग कैसे करनी है, तो आप रिंग को 1 मिनट में बना सकते हो, आपको रिंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा एडेनिन एंड ग्वानिन ख़त्म। तो इधर से आपने 2 नाइट्रोजन बेसिस के नाम भी याद कर दिए एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, और ये इनका नॉमेनक्लेचर हो गया 6 अमाइनो प्यूरिन फॉर द एडेनिन एंड 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन फॉर द ग्वानिन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी पिरामिडीन्स बेटा। ठीक है, तो हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हमारे पास पिरामिडीन्स। तो यहाँ मैं पिरामिडीन्स ऐड करूंगा। तो यहाँ पिरामिडीन्स ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो प्यूरिन हमने फिनिश कर दिए। अब पिरामिडीन के लिए पहले रिंग ले आते हैं इधर से। तो रिंग हम कॉमन फ्रेमवर्क यही यूज़ करेंगे, बट बाद में चेंज करेंगे। ठीक है, तो प्यूरिन ख़त्म हो गए, तो अब हमारी आ गई पिरामिडीन रिंग। तो हमारे पास पिरामिडीन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहले इसको साफ कर देता हूँ मैं रिंग को। चलिए अब नज़र रखिए। तो हमारे पास पिरामिडीन्स जो होते हैं बेटा वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो ये हो गया टाइप 1, ये हो गया टाइप 2 और ये हो गया टाइप 3। तो प्यूरिन्स 2 थे और पिरामिडीन्स कितने हैं बेटा, 3। तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, फिर नाम एक करके देंगे, है ना। सो फर्स्ट को सबसे पहले आप देखिए, तो इस रिंग के अंदर हमने क्या करा, इसमें मैंने इधर लाया इसमें मैंने इधर लाया NH2 और इधर लाया मैंने डबल बॉन्ड O। ठीक है, NH2 एंड डबल बॉन्ड O, क्लियर है। इधर हम लाएंगे इधर डबल बॉन्ड O और इधर भी डबल बॉन्ड O। डन। और इधर लाएंगे डबल बॉन्ड O, इधर लाएंगे डबल बॉन्ड O और इधर लाएंगे CH3। तो ये हो गया आपके 3 पिरामिडीन्स तैयार। हाँ ठीक है, तीनों ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 पिरामिडीन्स तैयार। नाउ सबसे पहले पिरामिडीन को देखते हैं। सो अगर मैं आपको बोलूँ इस पिरामिडीन को नाम दो, तो इसका नाम क्या आएगा बेटा, नजर रखिए प्लीज ध्यान से। इसका नाम ऐसा आ सकता ना, 4 अमाइनो 2 ऑक्सो पिरामिडीन, 4 अमाइनो 2 ऑक्सो पिरामिडीन। तो लिख देता हूँ मैं इधर। तो इसका नाम आएगा 4 अमाइनो 2 ऑक्सो पिरामिडीन, PYRIM। आगे आप खुद लिख देना। ठीक है, सो ये जो 4 ऑक्सो 2 अमाइनो पिरामिडीन होता है, ठीक है, ये जो 4 अमाइनो 2 ऑक्सो पिरामिडीन होता है, दिस 4 अमाइनो 2 ऑक्सो पिरामिडीन बेटा इज कॉल्ड एज साइटोसिन। तो ये आ गया आपका फर्स्ट साइटोसिन। ठीक है,
तो ये आ गया आपका पहला क्या, पैरामिडीन। दिस इज द फर्स्ट पैरामिडीन जो आपने याद रखा। प्यूरिन आपने याद रखा था एडेनिन गोनिन, पैरामिडीन में आपने पहला पैरामिडीन याद रखा साइटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप इसको नाम देंगे तो क्या इसका नाम ऐसे आ सकता है, 2,4 डाईऑक्सो, 2,4 डाईऑक्सो पैरामिडीन, पैरामिडीन बिकॉज पहले पे, दूसरे पे और चौथे नंबर पे सेम ही ग्रुप है, अटैच्ड है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इसलिए मैंने 2,4 डाई लिख दिया। 2 पे भी वही है, 4 पे भी है, टोटल 2 है तो हो गया 2,4 डाई। ठीक है, तो इसका जो नाम आता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज यूरेसिल। यूरेसिल। अब यूरेसिल के बारे में आपको एक ज़बरदस्त बात याद रखनी है, वो क्या है, आपको याद रखना है कि यूरेसिल एक ऐसा पैरामिडीन है, यूरेसिल एक ऐसा पैरामिडीन है जो खाली आरएनए में मिलेगा, या ऐसे भी याद रख सकते हो यूरेसिल एक ऐसी नाइट्रोजनस बेस है जो खाली आरएनए में मिलती है बेटा, ये डीएनए में नहीं होती है। डीएनए में आपको कभी भी यूरेसिल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये आपको खाली आरएनए में देखने को मिलेगा। नाउ थर्ड स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या मैं इस थर्ड स्ट्रक्चर को ये नाम दे सकता हूँ, नजर रखिए प्लीज ध्यान से, 5 मीथाइल, बिकॉज CH3 को मीथाइल बोलते हैं, 5 मीथाइल 2,4 डाईऑक्सो पैरामिडीन, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, 5 मीथाइल 2,4 डाईऑक्सो पैरामिडीन। ठीक है, तो ये जो 2,4 डाईऑक्सो पैरामिडीन है ना, 5 मीथाइल 2,4 डाईऑक्सो पैरामिडीन है, इसको हम थायमीन बोलते हैं, थायमीन। ठीक है, और थायमीन के बारे में आप एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि थायमीन बेटा आपको खाली डीएनए में देखने को मिलता है, ओनली इन डीएनए, ये आरएनए में देखने को नहीं मिलता है। सो दैट मीन्स हमारे पास टोटल पैरामिडीन 3 है, हमारे पास टोटल पैरामिडीन 3 है। एक पैरामिडीन डीएनए में भी है और आरएनए में भी है, वो पैरामिडीन कौन सा है, साइटोसिन। तो साइटोसिन इज प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। एक पैरामिडीन है जो खाली आरएनए में है, डीएनए में नहीं है, दैट इज यूरेसिल। एक पैरामिडीन है जो खाली डीएनए में है बट आरएनए में नहीं है, दैट इज थायमीन। तो ये होगी आपकी नाइट्रोजन बेसिस खत्म। क्लियर है, अब चलते आगे। फॉस्फोरिक एसिड तो आपको ऑलरेडी पता ही है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड बना के, कि न्यूक्लियोटाइड बन के कैसा होगा, या बनाने के बाद ही दिखेगा कैसा बेटा। ठीक है, तो अगर आपने अभी भी अच्छे से समझ ली पूरी कहानी, तो आपको ये चीज़ का तो आइडिया फॉर श्योर लग ही गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड जो है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो अब अगर हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो मेरे को तीनों चीज़ें लानी पड़ेंगी, नजर रखिए ध्यान से। तो अब अगर मेरे को न्यूक्लियोटाइड को बनाना है, तो न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे शुगर को लाना पड़ेगा। तो ये मैंने लाया इधर से, शुगर कॉपी करके लाते हैं शुगर को। तो अब अगर मेरे को न्यूक्लियोटाइड बनाना है, तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए मुझे चाहिए शुगर, तो ये आ गया शुगर। तो इसका बाहर वाला कवच हटा देते हैं हम, ताकि हमें सीधे स्ट्रक्चर दिखाई दे। तो ये आ गया शुगर। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड अगर मुझे बनाना है तो मुझे चाहिए नाइट्रोजन बेस। ठीक है, अब नाइट्रोजन बेस बेटा या तो आप लोगे नाइट्रोजन बेस, या तो आप लोगे प्यूरिन, जैसे मैंने इधर फॉर एग्जाम्पल प्यूरिन लिया, या तो आप ले सकते हो पैरामिडीन, मर्जी आपकी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप लेंगे पैरामिडीन, या तो आप लेंगे पैरामिडीन। तो ये मैंने लिया प्यूरिन और ये मैंने लिया पैरामिडीन। ठीक है, प्यूरिन पैरामिडीन डन। और इसके अलावा मेरे को क्या चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड को अगर मैं इधर बना दूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा बेटा आपको, P डबल बॉन्ड O OH OH एंड OH एंड OH। ठीक है ना, ये जो बोर्ड पे दिख रही हुई आपको चीज़ें दिख रही है बेटा, जब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हाइपोथेटिकली भी कंबाइन कर देता हूँ इनको। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये हमारा शुगर आया,
और ये सारी चीज़ें जो आएंगी ना शुगर के साथ ही जुड़ेंगी। शुगर मेन बंदा है इस पूरी स्टोरी का, ये मेन हीरो है। ये आया शुगर, ठीक है, ये आया फास्फोरिक एसिड इस साइड में, और इस साइड में लाता है नाइट्रोजन बेस को। मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में मैं इस साइड में ये क्यों चीज़ें ला रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल चलो दो बना देते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड्स हम। तो फॉर एग्जांपल इस साइड में मैंने बनाया न्यूक्लियोटाइड 1 ऐसे, ये शुगर मॉलिक्यूल है, और ये नाइट्रोजनस बेस है। ऐसे तो यहाँ पे अगेन मैं ये दो लोगों को लेता हूँ, इधर और एक बनाएंगे हम ताकि प्यूरिन पैरामिडीन दोनों आपको दिख जाए। तो ये इधर और एक बना देता है, तो ये आएगा इधर शुगर। तो शुगर के साथ ये आया ऊपर क्या, नाइट्रोजनस बेस, ऐसे। तो ये हमने दो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ बनाने हैं। तो मैं बीच में एक लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको दोनों अलग अलग दिखाई दे। आप ज़रा नज़र रखिए ध्यान से। तो ये न्यूक्लियोटाइड बनेगा कैसे बेटा? तो बनाने के लिए बेटा सबसे पहले हम बीच वाले शुगर को यूज़ करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम बीच वाले शुगर को यूज़ करेंगे। कैसे? अगर आप शुगर को ध्यान से देखोगे, इस शुगर के पास बहुत जगह पे OH ग्रुप्स है ना, इधर भी OH ही है बेटा, ठीक है, बहुत सारे OH ग्रुप्स है इसके पास। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, अगर आपके पास, यहाँ पे एक वर्ड याद रखना बेटा, अगर आपके पास नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन है, अगर आपके पास नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन है, ठीक है, तो प्यूरिन को बेटा ये शुगर अपने साथ जोड़ेगा। कैसे? ये अपने कार्बन 1 को यूज़ करेगा। तो यहाँ पे कार्बन 1 है ये, और अपने कार्बन 1 के OH को यूज़ करेगा, और इस OH की वजह से बेटा इस 9 के साथ, N9 दिख रहा है यहाँ पे, N9, यहाँ पे आपको N9 दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, N9 दिख रहा है। तो ये OH और ये N9 बेटा आपस में बॉन्ड बनाते हैं। सो मतलब ये OH जो नीचे आपको दिख रहा था अभी, तो ये अपने O के साथ बेटा इधर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा ऐसे, इस तरीके से। सो इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो जब भी नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ जुड़ेगी तो कौन सा बॉन्ड बनाएगी, N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लेकिन अगर नाइट्रोजन बेस प्यूरिन है तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जहाँ बनेगा ना, वो बनेगा C1 और N9 के बीच, मतलब कार्बन 1 ऑफ द शुगर एंड 9th मेंबर ऑफ द प्यूरिन बेटा। तो है C1N9 N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पे बनता है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ये बॉन्ड बन गया तो अब ये नाइट्रोजन बेस, जिसको मैं अभी के लिए एडेनिन बोल सकता हूँ बेटा, है ना, तो अब एडेनिन किसके साथ जुड़ गया बेटा, इस शुगर के साथ जुड़ा। शुगर कौन है, राइबोस शुगर है। कैसे पता चला राइबोस है? बिकॉज यहाँ पे OH ग्रुप है बेटा, यहाँ पे H नहीं है। अगर H होता तो फिर डीऑक्सराइबोस बोलता मैं। तो प्यूरिन किसके साथ जुड़ गया, आपके शुगर के साथ जुड़ गया। ना अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है, और इधर भी तो OH ग्रुप है, इधर भी आपको OH ग्रुप दिख रहा होगा। तो नाउ दिस फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप कैन इजीली अटैच टू द OH। कैसे? इधर से ले जाएगा H, इधर से ऑलरेडी आएगा OH, तो इसका OH निकलेगा, इसका H निकलेगा, तो यहाँ इन दोनों के बीच में ऐसे बॉन्ड बनेगा ना, तो ये इन दोनों के बीच में ऐसे बॉन्ड बन गया। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर के बनाने समय हमने एक नाइट्रोजनस बेस को, मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो हमने एक नाइट्रोजनस बेस को, ये हमारी नाइट्रोजनस बेस को जोड़ दिया बेटा इस शुगर मॉलिक्यूल के साथ, इस शुगर मॉलिक्यूल के साथ, दिख रहा होगा सबको शुगर मॉलिक्यूल इधर, है ना, बाय द हेल्प ऑफ ए N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बन गया बॉन्ड बीच में, ठीक है। और इसी शुगर को बेटा हमने इधर से जोड़ा, इसी सेम शुगर को हमने इधर से जोड़ा एक फॉस्फोरिक एसिड के साथ बाय द हेल्प ऑफ ए फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो अब जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, बन गया बेटा, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं,
दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? सो दैट मीन न्यूक्लियोटाइड में दो बॉन्ड होते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। नाउ अब मान के चलो आपके पास नाइट्रोजन बेस प्यूरिन नहीं है, यहाँ तो सेम रिएक्शन होगा, नीचे तो सेम रिएक्शन होगा, इधर से निकलेगा OH, इधर से निकलेगा H और ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ कुछ खास है नहीं बताने लायक। तो ये रिएक्शन तो सेम ही चलेगी ऐसे, ये रिएक्शन तो सेम ही चलेगी ऐसे, तो यहाँ पे बीच में ऐसे बॉन्ड बनेगा, अगेन फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ही बनेगा। लेकिन अगर आपका नाइट्रोजन बेस प्यूरिन नहीं है बल्कि पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन, ठीक है। तो पायरिमिडीन के साथ जुड़ने के लिए शुगर क्या करता है, ये अपने C1 को बॉन्ड करवाएगा इसके N1 के साथ, तो C1N1 बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से H गायब हो जाएगा, H गायब हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड ऐसे बनेगा। तो इस बॉन्ड को भी हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन कौन सा, C1N1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। तो ये और एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। सो न्यूक्लियोटाइड बनाना कोई टफ बात नहीं है। न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, जस्ट नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ना होता है बाय द हेल्प ऑफ 2 बॉन्ड्स, तो बन जाता है बेटा न्यूक्लियोटाइड। डन, तो खत्म हो गया बेटा आपका न्यूक्लियोटाइड। अब एक बार हम न्यूक्लियोसाइड देख लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइड को समझाने के लिए मैं इसी चीज़ को लेके आता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो न्यूक्लियोटाइड आप समझ ही गए होपफुली, है ना। तो अब न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड आप समझ गए, न्यूक्लियोटाइड क्या है। अब आते हैं न्यूक्लियोसाइड पे। ठीक है, तो वो था न्यूक्लियोटाइड और ये है न्यूक्लियोसाइड। नाउ न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड इज जस्ट पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ठीक है। ऐसे मैं लिख देता हूँ, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड इज पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। सो दैट मीन्स बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरिक एसिड, माइनस फॉस्फोरिक एसिड। बिकॉज जब आप न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोरिक एसिड हटा देते हो तो जो बची कुची चीज़ है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है। तो कैसे बनाएंगे आप न्यूक्लियोसाइड को, करना कुछ नहीं है बेटा। अगर आपने न्यूक्लियोटाइड बनाना सीखा तो न्यूक्लियोसाइड में तो कुछ टेंशन है ही नहीं बेटा, ठीक है। इसमें हम सीधे क्या करेंगे, ये हमने स्ट्रक्चर लिया ऐसे, तो ये हमने स्ट्रक्चर लिया ऐसे इधर, ये स्ट्रक्चर इधर लिया, सारी चीज़ें सेम है, लेकिन यहाँ बेटा कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ सीधे क्या रहेगा, HOH रहेगा, यहाँ रहेगा HOH। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है। तो न्यूक्लियोटाइड भी खत्म हो गया और न्यूक्लियोसाइड भी खत्म हो गया। डन। अब नॉमेनक्लेचर एक बार देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स का, बिकॉज नॉमेनक्लेचर पे आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ ATP का स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, तो क्या आप ATP का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैं आपसे बोलूँ कि ATP न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाओ, क्या आप ATP का स्ट्रक्चर बना के दे सकते हैं मुझे। ड्रॉ ए स्ट्रक्चर ऑफ ATP बेटा। तो ATP बनाने के लिए, बिकॉज ATP बनाने के लिए बेटा आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो आप अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे शुगर, तो
ये मैंने लिया शुगर मॉलिक्यूल। तो ये मैंने लिया शुगर मॉलिक्यूल। ये शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और आपको ऑलरेडी पता है बेटा कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सो मतलब आपको एटीपी को बनाने के लिए 3 1 मिनट कॉल आ रहा है, प्लीज गिव मी 1 मिनट।